फेज फुल वेव कन्वर्टर किया था, और यहाँ से हमारा थोड़ा बाकी था सिंगल फेज सेमी कन्वर्टर, जिसको हाफ ब्रिज कन्वर्टर, सॉरी ये भी कर लिया था, और यहाँ से बाकी था सिंगल फेज फुल कन्वर्टर। ठीक है, तो वो चीज़ हम अभी देखने वाले हैं। उसके बाद हमारा शुरू हो जाएगा थ्री फेज वाला पोर्शन। ठीक है, थ्री फेज के अंदर हम मेनली क्या देखेंगे, हाफ वेव, सेमी कन्वर्टर एंड फुल वेव। ठीक है, फुल वेव को सिक्स पल्स के नाम से भी जाना जाता है। वो सब हम जब स्टडी करेंगे तब हम फिर भी एक बार याद कर लेंगे। ठीक है, अभी हम डायरेक्ट चले जाते हैं अपने सिंगल फेज फुल कन्वर्टर पे। ठीक है, ये है हमारा सिंगल फेज फुल कन्वर्टर, जिसको टू पल्स कन्वर्टर भी कहा जाता है। अभी यहाँ देखने वाली चीज़ ये है कि इसका नाम फुल कन्वर्टर क्यों है, क्योंकि ये फुल कन्वर्जन को जो है कंट्रोल करता है। कैसे? जैसे कि हमने देखा था सेमी कन्वर्टर, इसके पहले हमने पढ़ा था। सेमी कन्वर्टर मतलब क्या है, सेमी, जैसे कि हमने एग्जाम्पल के लिए ऐसा बोला था कि अगर कोई कंपटीशन है तो उसमें क्या रहता है, सेमी फाइनल, फाइनल, ऐसा राउंड रहता है। तो फाइनल वाला है, उसके पहला वाला जो है रहता है उसको सेमी फाइनल, मतलब कुछ आधा है। ठीक है, जो अधूरा है। तो सेमी कन्वर्टर था, उसमें क्या था, यहाँ पे एक स्विच थी जो कंट्रोल स्विच थी, मतलब कि थायरिस्टर है या आपका आईजीबीटी है, मोस्फेट है, जो भी आपको लेना है वो ले लीजिए T1 के बदले। ठीक है, और यहाँ पे जो T2 था, वहाँ क्या क्या रखते थे, डायोड रखते थे, मतलब कि अनकंट्रोल्ड स्विच। ठीक है, ये हो गया हमारा कंट्रोल स्विच। और सेमी कन्वर्टर के अंदर वहाँ पे क्या ले रहे थे, डायोड। पर यहाँ पे क्या किया है हमने, सभी जो स्विच है वो कंट्रोल स्विच ली है। इसी वजह से हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, हमको यहाँ पे फुल कंट्रोल है उसके ऊपर मिल मिल सकता है। तो दूसरी एक पॉइंट है, जो पॉइंट है मैं हाईलाइट करके रखता हूँ, और आप भी जो ये कॉपी आपको मैं फॉरवर्ड करता हूँ, तो तब ये पॉइंट भी आप अपने नोट्स में नोट कर सकते हैं कि ये पॉइंट हाईलाइट है। जब भी आप ये क्वेश्चन का आंसर समझा रहे हो किसी को, तो ये पॉइंट जरूर से याद कीजिए। ठीक है, तो इसमें जो मेन पॉइंट है, द फुल ब्रिज कन्वर्टर इज मेनली यूज्ड फॉर स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। ठीक है, तो इसका जो एप्लीकेशन है वो किसमें है, डीसी मोटर में। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेते हैं कि भाई चलो समझाओ कि डीसी मोटर कंट्रोल के लिए जो कन्वर्टर यूज होता है उसका एग्जांपल देके उसका थियरी समझाओ। तो आपको याद होना चाहिए कि ये वाला बेस्ट है, सिंगल फेज फुल कन्वर्टर, वो हमको समझाना है। ठीक है, ऐसे कम चांसेस है कि घुमा फिरा के पूछेंगे, पर अगर पूछ लिया तो हमको आना चाहिए कि ये ऐसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे शुरू करते हैं इसका थियरी। तो यहाँ पे हमने सर्किट डायग्राम पहले लेके रखा है। सिंगल फेज है, इसलिए हमने सिंगल फेज 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई उसको दे दिया है। यहाँ पे चार स्विच रखिए, T1, T2, T3, T4। ठीक है, सीक्वेंस याद रखिए, T1, T2, T3, T4। और जो कनेक्शन दे के रखा है वो हमने रखा है पहली वाली रो में इनपुट और दूसरी वाली रो में न्यूट्रल। ठीक है, ऐसे हमने फेज और न्यूट्रल दे के रखा है एसी सप्लाई का। अभी यहाँ देखिए हमने लोड है, लोड का नेचर क्या है, रजिस्टिव लोड है। हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, रजिस्टिव लोड। ठीक है, आगे हम देखेंगे रजिस्टिव और इंडक्टिव दोनों साथ में होगा तो क्या होगा, पर पहले हमको क्या जानना है, रजिस्टिव लोड में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे वर्किंग विथ रजिस्टिव लोड का बताया है। सिंगल फेज सप्लाई है, शुरू हो गया है, ये पॉजिटिव साइड है। तो ये मेरा स्विच क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस में आ गया, और यहाँ से मैंने स्विच को ऑन कर दिया, तो ये मेरा करंट फ्लो होके कहाँ गया, लोड में। लोड से कहाँ गया, T2 स्विच में। T2 स्विच भी मैंने ऑन रखा है, इसलिए करंट फ्लो हुआ और कंटिन्यू कहाँ तक, साइकिल पूरा कंप्लीट हो गया, सोर्स तक। तो ये स्टेप्स आपको समझ में आ गए, ये आप अपनी तरीके से लिख दीजिए। अगर नहीं आ रहा है तो ये इसमें पढ़ पढ़ के भी आपको मालूम हो जाएगा। पर मेनली यहाँ सिंपल यही बात है, आप कैसे भी कहे, घुमा फिरा के जो भी कहे, पर यही बात है, सिंपल सी है कि सोर्स है, सोर्स का जो एसी सोर्स है उसका पोलरिटी चेंज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, कभी यहाँ पॉजिटिव है कभी यहाँ पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो जब यहाँ पॉजिटिव है तब का हमने केस लिया है, क्या होगा, ये स्विच फॉरवर्ड आ गया, करंट फ्लो हुआ, आर आर पे पहुंचा अपना लोड, लोड से होके T2 से होके सर्किट कंप्लीट हो गया। अभी जो आप फिगर ड्रॉ करते हो एग्जाम्स के अंदर, मैं बहुत बार देखता हूँ कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फिगर सब कुछ अच्छा ड्रॉ कर दिया, उसका कंसेप्ट भी क्लियर है, पर फिगर के नीचे लिखते नहीं है कुछ कि ये फिगर क्या है, क्या शो कर रही है। प्लीज लिखिए, वो जरूरी है। ठीक है, अगर नहीं लिखेंगे तो उसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपको मालूम नहीं है, आपने ऐसे ही डाल दिया। ठीक है, तो सर्किट डायग्राम के नीचे लिख दीजिए फिगर फॉर सर्किट डायग्राम सिंगल फेज फुल कन्वर्टर। फिगर के नीचे लिख दीजिए कंडक्शन ऑफ T1 एंड T2 इन अ पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द सप्लाई। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें अच्छे से लिखिए, इसका ही मार्किंग वेटेज रहता है।
अभी आगे बढ़ते हैं हम, ये सब देखने की जरूरत नहीं है, ये सब हम वेवफॉर्म के दौरान इसका ऑपरेशन देखते देखते डिस्कस कर ही लेंगे। ठीक है, अभी आप डायरेक्ट आ जाइए वेवफॉर्म पे। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, पहले हमने इनपुट सप्लाई लिया है। इनपुट हमारा कैसा है, एसी है। ठीक है, आउटपुट हमारा डीसी है, पर इनपुट कैसा है, एसी। तो एसी को मैंने वीएस नाम से डाल दिया वोल्टेज सप्लाई करके, और ये पूरा एक जो है वेवफॉर्म मैंने ड्रॉ कर दिया। और हर बार मैं याद करवाता रहता हूँ कि ये जो है किसके कंपेयर में आप ड्रॉ करेंगे, तो कि टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं, पर ओमेगा टी वहाँ पे आपको शो करना है। मतलब कि जो ये पोजीशन है वो 0, 10 मिलीसेकंड, 20 मिलीसेकंड ऐसे नहीं यहाँ शो करते, यहाँ शो करेंगे 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें ध्यान में रखिए। मैं बार बार जब भी आएगा बोलता रहूँगा, एक टाइम आएगा कि आपके मगज माइंड में जो है वो इजीली कैचअप हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा वाला जो पार्ट है हमने लिया है ट्रिगरिंग सिग्नल फॉर T1 एंड T2। किसके लिए, हमारा जो ये स्विच है T1 एंड T2, उसके लिए गेट ट्रिगरिंग देना पड़ेगा, तभी तो जाके स्विच चालू होगा। तो स्विच चालू करने के लिए हमने क्या किया है, ये पल्सेस अप्लाई किया है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मेरा एक साइकिल कहाँ तक था, तो कि यहाँ तक। ठीक है, तो एक साइकिल जब तक यहाँ पूरा हुआ, तो उसमें मैंने एक बार मतलब कि पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर उसको क्या प्रोवाइड किया है, गेट पल्स प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो ये जो गेट पल्स है वो T1 के लिए भी है और T2 के लिए भी है। तो डोंट बी कंफ्यूज, आप ऐसा भी ना समझे कि ये T1 के लिए और ये T2 के लिए, ऐसा नहीं है। ये T1 के लिए भी है और T2 के लिए भी है। ये रिपीट हो रहा है, यहाँ भी T1 और T2 दोनों के लिए। ठीक है, और हम पल्स कहाँ पे शुरू कर रहे हैं, हमारा जो एंगल है वो हमने रखा है अल्फा, और हमारा जो पॉजिटिव हाफ है वो कहाँ पर खत्म होता है, तो पाई पे खत्म होता है। तो हमने डाल दिया पाई तक उसका ऑन पीरियड। ठीक है, तो यहाँ तक आपका बात क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अभी हम बात करते हैं दूसरा वाला ऑपरेशन। अभी दूसरा ऑपरेशन यहाँ क्या होगा, जबकि यहाँ पोलैरिटी चेंज हो गया, ये ऊपर पॉजिटिव है वो नीचे आ गया, नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव, तो ये क्या हो गया, रिवर्स बायस में चला गया। रिवर्स बायस में तो स्विच ऑफ हो गया। ठीक है, ऑफ स्टेट है, रिवर्स बायस मतलब स्विच का क्या हुआ, ऑफ स्टेट है। तो अभी कौन सी स्विच पिक्चर में आएगी, ये T3 और T4। ठीक है, T3 से यहाँ से पॉजिटिव करंट आएगा, T3 में जाएगा, रजिस्टिव लोड में आएगा, और यहाँ से T4 में होके वापस चला आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ को हमको देखने है। ये T3 और T4 के लिए गेट पल्स ड्रॉ करके रखा है। और अभी हम नीचे चले जाते हैं कि आउटपुट मतलब कि रजिस्टिव लोड जो भी हमने लेके रखा है उसके अक्रॉस में हमको वोल्टेज क्या मिलेगा, और वही रजिस्टिव लोड में से अगर हम करंट मेजर करते हैं कि कितना करंट फ्लो रहा है, तो वो क्या मिलेगा। ठीक है, ये सब कर लिया तो आपका ये क्वेश्चन का थियरी है वो कंप्लीट हो गया, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैंने क्या ले लिया है, आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज मतलब कि रजिस्टेंस है उसके अक्रॉस का वोल्टेज। तो यहाँ पे मैंने कब ट्रिगर किया था स्विच को, अल्फा एंगल पे। तो मेरा जो ये वेवफॉर्म है, ये देखिए मेरा जो वेवफॉर्म है वो अल्फा एंगल पे मैंने ट्रिगर किया, तो उसी एंगल पे ये जाके ऑन हुआ। ठीक है, ये यहाँ पे ऑन हुआ, कब तक ऑन रहा, पाई तक। ठीक है, क्योंकि पाई के बाद तो क्या होता है, स्विच है वो रिवर्स बायस में चला जाता है, और रिवर्स बायस में तो नो कंडक्टेंस है, स्विच ऑफ हो गया। तो ये आप देखिए स्विच अपन का ऑफ हो गया, वोल्टेज क्या है, जीरो हो गया। अब कब तक वोल्टेज जीरो रहेगा, जब तक कि दूसरी साइकिल मतलब कि T3 एंड T4 स्विच, यहाँ देखिए लिखा हुआ ही नीचे कि T1 T2 यहाँ तक कंडक्ट कर रहा है, और बाद में T3 T4 कंडक्ट करना शुरू होगा। पाई प्लस अल्फा एंगल पे हमने क्या किया है, दूसरा वाला गेट ट्रिगरिंग दे दिया, यहाँ से हमारा दूसरा वाला स्विच शुरू हुआ। ये जो है यहाँ तक का पार्ट वो हमारा क्या हो गया, एक साइकिल हमारा जो एसी का था उसको हमने हैंडल कर लिया। अभी यही है जो प्रोसेस वो रिपीट होता रहेगा बार बार, जितना भी है 1000 टाइम से 2000 टाइम से, जितना भी है, जितना ये ऑन है इलेक्ट्रिसिटी ऑन, ये चलता ही रहेगा। ठीक है, तो अभी बात करते हैं आउटपुट वोल्टेज का, तो हम क्लियर हो गया। अभी आउटपुट करंट का बात करते हैं। आउटपुट करंट सेम आएगा वोल्टेज के जैसे ही। अभी यहाँ पे आपका दिमाग थोड़ा एक्टिव रखना, एक टॉपिक कहना चाहता हूँ। अगर रेजिस्टिव लोड है तो वोल्टेज और करंट दोनों ही आउटपुट वेवफॉर्म सेम फेज में आएंगे। ठीक है, अगर लोड हमारा रेजिस्टिव है, अगर लोड हमारा रेजिस्टिव है तो हमारा आउटपुट वोल्टेज
एंड आउटपुट करंट दोनों क्या आएगा, सेम फेज में आएगा। अगर लोड इंडक्टिव है या तो कैपेसिटिव है तभी जाके उसमें लेग या लीड का कुछ भी आ सकता है, पर इसमें रजिस्टिव है तो हमको कुछ नहीं करना है, आंखें बंद करके जहां पर ये आउटपुट वोल्टेज मिलता है वहीं पर हमको करंट को ड्रॉ कर देना। हाँ, मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है क्योंकि हो सकता है आउटपुट वोल्टेज 230 तक जा रहा है जबकि करंट है तो वो तो 1 to 2 एम्पियर जाएगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है पर फेज मतलब कि जो एंगल पे ये ट्रिगर हो रहा है वही एंगल पे ये ट्रिगर होगा, जहां पर ये बंद हो रहा है वहीं पर करंट बंद होगा, क्योंकि रजिस्टिव लोड है वो कंजप्शन का नेचर रखता है, वो स्टोरिंग कुछ नहीं करता, ठीक है। ये बात दिमाग में रखिए। अभी हमने यहाँ पे ये जरूरी नहीं है पर लेके रखा है आपकी क्लियरनेस के लिए, T1 एंड T2 करंट IT1 एंड IT2, ठीक है। तो आपको अगर कोई पूछ ले कि भाई जब ये ऑपरेशन हो रहा है तब आप मेरे को बताइए कि T1 में से क्या करंट फ्लो हो रहा है और कितना हो रहा है और कब हो रहा है, और T2 में से भी क्या ये कंडीशन क्या है कब, और दूसरा अगर साहब पूछ लेते कि T3 T4 में क्या हो रहा है, तो आपका सिंपल ही आंसर होना चाहिए कि T1 जब ऑन होगा तभी जाके उसमें से करंट फ्लो होगा। तो T1 कब ऑन है, ये फर्स्ट वाली साइकिल में, इसलिए T1 T2 का ये वाला करंट वेव फॉर्म आ गया और पूरा बंद रहा, ठीक है, दूसरी वाली साइकिल शुरू होने तक। सेम T3 T4 का उसका जब ये ऑफ है तब ये वाला ऑन रहेगा और ये पूरा दूसरी साइकिल तक ये अपन का रिपीट होगा, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी इनपुट वोल्टेज, ट्रिगर पल्स, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट, स्विच अक्रॉस स्विच में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो, और आखिरी वाला जो बात है वो है सप्लाई करंट, ठीक है। अभी हमको ये भी जांचना है कि भाई सप्लाई करंट का क्या कंडीशन है। तो सप्लाई करंट जैसा हमारा लोड है उसी प्रकार से आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये तो एसी नेचर है ना, ये तो एसी नेचर है। पर यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि जब हम लोड को ट्रिगर करेंगे तभी तो कंजप्शन होगा। अगर लोड को स्विच को हमने ट्रिगर ही नहीं किया है तो लोड तक पावर नहीं पहुंचेगी और लोड कंजप्शन नहीं करेगा तो हमारा वोल्टेज है वो क्या रहेगा, सॉरी करंट क्या रहेगा, जीरो, ठीक है। कोई कुछ कंजप्शन ही नहीं है तब जाके I इज इक्वल टू क्या रहेगा, जीरो। इसलिए यहाँ तक हम देख रहे हैं कि क्या आ रहा है, जीरो। जब जाके हमने अल्फा पे ट्रिगर किया तभी जाके हमको सप्लाई करंट में कुछ वैल्यू शो कर रही है, ठीक है। तो ये हमको दिख रहा है यहाँ पे। सेम नेगेटिव सीक्वेंस में भी पाई प्लस अल्फा तक, पाई प्लस अल्फा पे ये ट्रिगर हो रहा है, यहाँ से हमको कुछ करंट देखने को मिल रहा है, ये नेगेटिव शो कर रहा है, ये पॉजिटिव शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक आई होप दैट कि आपको कुछ क्वेश्चन नहीं होगा। यहाँ पर और एक मोड देख रखा है आपकी क्लियरेंस के लिए, T3 T4 वाला, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो सप्लाई करंट है वो नेगेटिव क्यों लेते हैं वो यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हैं। ये देखिए कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या थी, तो कि लेफ्ट टू राइट थी, पर जब T3 और T4 स्विच कंडक्ट कर रही थी तो ये डायरेक्शन उसका क्या कर रही है, अपोज कर रही है, ठीक है। ये सोर्स टू लोड ऐसे हमने शो किया था पहले, और अभी ये जो है T3 T4 ऑन करने के बाद तो करंट आ रहा है ऐसे, ठीक है। तो अपोजिट कर रहा है, इसलिए हम वेवफॉर्म में ये पार्ट है उसको क्या करते हैं, नेगेटिव में लेते हैं, ठीक है। अगर आपको दूसरे तरीके से समझना है तो ये भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये जो थियरी है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। क्या हमने किया, सिंगल फेज फुल कन्वर्टर, उसको बोलते हैं टू पोल्स कन्वर्टर। कुछ नहीं करना है, चार स्विच लेनी है, कैसी स्विच, अनकंट्रोल्ड नहीं, कंट्रोल्ड, ठीक है। कंट्रोल स्विच लेनी है चारों की चारों, एक रजिस्टिव लोड लेना है, सिंगल फेज सप्लाई प्रोवाइड करना है। दो मोड में ऑपरेशन आता है, पहले मोड में T1 T2 ऑन होगा, दूसरे मोड में T3 T4 ऑन होगा। ये करने के बाद हमको सभी वेवफॉर्म का ड्रॉ आउट करना है। मेरी एक आप सभी से विनती है कि हर एक लेक्चर के बाद हर एक थियरी का क्लियरेंस रखें और हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए वेवफॉर्म्स एंड सर्किट ड्रॉ करने की, ठीक है।